ओके, चलो ठीक है। क्योंकि इसमें बीच में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब बताऊंगा, फिर अगली क्लास में ज्यादा के लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके मैं ना भी लिखूं तो इसका तुम खुद ही लिख लोगे। इसका क्या करना, जैसे मान लो कि इनको, ये सारे ऑड है ना, ऑड है तो इनको ऐसे रखो, मतलब NML वगैरह रख दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नया इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको फिर, ABCD। अब ये सारे इवन है, 2A 2B 2CD, मतलब फिर उसी से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, ओके। कितना माइनस होगा, 46, राइट। समझे या नहीं? मतलब मैं ABCD को अगेन उससे, फिर इससे 2 से डिवाइड कर दो, आप कोई भी नेचुरल नंबर काम करेंगे, 223, राइट। अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रही ना, वी वांट ऑर्डर्ड पेयर्स, तो एक ऑर्डर पेयर मतलब यूनिक यहाँ का एक ऑर्डर पेयर देगा। समझे? तो ऐसी प्रॉब्लम तुमने की है पहले, स्टार एंड बार मेथड से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट। तो फिर ऐसे करके करेंगे इसको, ठीक है। अब चलो, अब एक बार मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं क्या तुम लोग को एक एक बार हिंट दूं और तुम ट्राई करो। पहले ये बताओ, ये तीन किससे नहीं हुई, नंबर थ्योरी और अलजेब्रा की प्रॉब्लम है। पिछली टाइम हमने एनालिसिस की थी ना, तो आज नंबर थ्योरी और अलजेब्रा की करते हैं। बताओ किस किस से नहीं, सॉरी, किससे हो गई है ये, बढ़िया करके, चलो हो गई तीन की तीन। हाथ खड़ा करो जिनसे हो गई। ओके, ठीक है। मतलब इसको, ये तुम्हें सबको करनी है, हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसे मत सोचना हमारा तो एनालिसिस है, तो इतनी बेसिक प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब ये ऐसा ही PhD एंट्रेंस से की है, बट मैं स्टिल आपको ना, अभी NBHM का आप इंटरव्यू दोगे तो वहां आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, समझे? तो पहले में आप यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, ओके। चलो स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, आई थिंक लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर राइटिंग बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत नेसेसरी है। PhD में जितने भी आपने रिटर्न देने हैं सुन लो, TFR का रिटर्न देना है, ISI PhD के रिटर्न के सॉल्यूशन लिखोगे, कैसे सॉल्यूशन लिखा जाता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो कई बार आपका सॉल्यूशन सही भी होगा लेकिन आपने उस तरीके से वो फ्रेम नहीं किया है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लिखना सीखना इसमें, ठीक है। तीन में मैं बताता हूँ, औरों को भी मैं बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। चलो आज तीन का करते हैं, 6 7 8। अच्छा, पहले ये वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला कैसे सोचेंगे वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको अगर हम करना चाहते हैं, सबसे पहले सोचो ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है ना बच्चों, तुम इस तरीके की प्रॉब्लम करोगे, नेट में क्या होता है, नेट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन के आ जाती है कोई चीज, बस वहां प्रूव दैट नहीं लिखा होता है, और क्या फर्क है, ठीक है। तुम अलग अलग नहीं समझना इन सब चीजों को, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स, तभी तो नाम है हमारे कोर्स का। हम तो मैथ सीखेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। चलो, तो देखो, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, ये कंसीडर करो, 1 1 की 11 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, हुज nth टर्म इज गिवन बाय, देखो nth टर्म भी हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला दिया है इन टर्म्स ऑफ n, ओके। ऐसा कहना चाहिए मुझे। सो अब बोल रहे हैं कि p कोई भी प्राइम हो greater than 5 be a prime number so that there are infinitely many n such that p divides an। p अगर कोई भी प्राइम हो तो इन्फाइनेटली मैनी n होंगे जिनको क्या करेगा, p डिवाइड करेगा। ऐसा हमने ढूंढना है, ठीक है। पहले कुछ n ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे ज्यादा n ढूंढ सके, समझे कि नहीं? पहले एक तो n ढूंढ ले हम। तो कोई भी प्राइम दिया गया है हमें, सॉल्यूशन, देखो इसको ऐसे सोचो, तुम्हें कोई भी एन दी, इसको पहले एन में लाने की कोशिश करूं मैं। इसको अगर मैं एन में लाना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बाई 9, राइट। यही है ना ये, या नहीं है, राइट। सो अब सोचो कि अगर कोई प्राइम है मेरे पास, किसी एन के लिए मैं ये ले आऊं कि, देखो, ठीक है, ये जो तुम्हारा एन है ना, ये क्या है बाय द वे, तुम्हारा एन है ये, ऐसे सोचना है, अभी आप सोच रहे हैं, अभी प्रोसेस चल रही है। तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब कोई प्राइम मुझे ऐसा मिलता है जो इसको डिवाइड करे किसी एन के लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एन के लिए, तो वो फिर इसको डिवाइड करेगा, राइट। करेगा या नहीं करेगा, यही तो है इसके इक्वल। अगर वो इसको डिवाइड करेगा प्राइम,
तो वो 9 को तो करेगा नहीं, 5 से बड़ा है ऑलरेडी, 3 तो है नहीं, आई मीन टू से। और जब भी कोई प्राइम प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वो या तो इसको डिवाइड करता है या इसको करता है, इधर वाले को एन को, इसका मतलब एन को करेगा, राइट। यानी कि मेरे पास क्या आया, समझ में आई आपके बात। एन को मुझे पुट क्या करना है, अभी मुझे नहीं पता एन में क्या रखूं करके। अब तुम्हारे दिमाग में आया कुछ ऐसा, हमने टीएफआर में भी किया था एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, वहां भी 10 की पावर समथिंग इंटू समथिंग, हमने ये बोला था यूलर्स थ्योरम लगाइए। तो बताओ कि क्या रख सकते हैं एन की जगह। कि आपको चाहिए 10 की पावर एन इज कन्ग्रुएंट टू 1 mod p चाहिए, ऐसे सोचो। नहीं आ रहा आपके दिमाग में। 5p। 5p, ओके 5p रख सकते हो ना, यूलर्स थ्योरम से ऐसे होता है कि नहीं होता है। और जरूरी नहीं है 5p रखो, और कुछ भी तो रख सकते हो, 5p का स्क्वायर भी रख सकते हो, राइट, या नहीं रख सकते। मल्टीपल्स ऑफ 5p। हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 5, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। मतलब कैसे मैं सोच रहा हूँ, फिर लिखने के बाद में करते हैं, ये हमारे दिमाग में चलेगा। टीआईएफआर में भी थी ना एक ऐसी प्रॉब्लम सेम, 10 टू द पावर a - 10 टू द पावर b डिवाइड्स, मैंने आपको कराई थी। उसमें भी यूलर्स थ्योरम लगी थी कि नहीं लगी थी। आप सोचो तुमने यहाँ पे की होती तो वो वाली भी आप कर पाते, तो इसलिए जरूरी है ट्राई करना। अभी सोचना सिखा रहा हूँ, अभी लिखने की कुछ बात नहीं है। कैसे मैं सोच सकता हूँ, पहले मैंने सोचा एन का यूज करना है, एन को ले तो आऊं पहले, ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस फिर सारी आसान है या नहीं। अब चलें फिर आगे, अब लिखें सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखते वक्त ये थोड़ी होगा कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, सॉल्यूशन लिखते वक्त तो डायरेक्ट ऐसा होगा। वी नो दैट, वो क्या बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम ही बोलते हैं उसे, ए की पावर 5p इक्वल टू यस कन। हाँ ठीक है। सो चलो लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन नाउ। चलो, वी नो दैट, अच्छा पहले ये लिखेंगे ना, हाँ, आई थिंक ओके, चलो मैं देखता हूँ फिर मैं क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, इसको मे भी नीचे करना पड़ सकता है। वी नो दैट ए की पावर k5p, कैसे बोल सकते हो, राइट, 5p - 1 कंग्रुएंट टू। और तुम समझ भी गए होगे कि ऑब्वियसली, एक्चुअली एक चीज मैं बताना भूल गया। सो वो 10 की पावर n ना, वो 5 से बड़ा प्राइम क्यों दिया है, तुम समझ में आया, नहीं आया। नहीं तो वो 0 हो जाता पूरा। क्योंकि 2 और 5 इसमें है, और वो 3 वो 9 में है, तो इसलिए 2 3 5 हटाए हुए हैं। मतलब इंटेंडेड सॉल्यूशन यही है, ओके। क्योंकि वहां पे ए जो है ना कनग्रु, मतलब उसका जीसीडी 1 आना चाहिए तुम्हारे एन के साथ, तब वो यूलर्स थ्योरम लगती है, ठीक है, इसलिए 2 3 5 हटाए हुए हैं, ओके। सो चल, we know that a to the power p - 1 is congruent to 1 mod p if यहाँ पे लिख दो यूलर्स थ्योरम। अगर लिखना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नाम भूल गए, अरे यार उसका नाम क्या कहते हैं, अब क्या होगा, अब तो मेरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, तो तुम ये लिख देना, वी नो दैट, ठीक है। अब फिर मैंने साइड में लिख दिया यूलर्स थ्योरम, ओके। नाउ नाउ ए एन इक्वल टू 10 to the power n - 1/9, ठीक है, और 10 to the power n - 1 equal to 9 times an. Okay, so if we pick, if we put, if we take n equal to k times 5p, या आप बोल सकते हो p - 1, ओके, p - 1, then we have, अभी इस n को हम बदल सकते हैं, हाँ, रुक जाओ मैं पूरा देख रहा हूँ क्या जरूरत पड़ेगी, अभी मैं सॉल्यूशन इधर उधर करूंगा, तुम रफ में करके देखना जब आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। सो मैं तो मिटा सकता हूँ ना बाद में, तो मेरे पास पेन है इसलिए। सो वी हैव, क्या आएगा,
10⁻k p-1 इज, अब वो लिख देना, हाँ यहां पे पहले गिवन p इज अ प्राइम, या बोलना इफ p इज अ प्राइम ग्रेटर देन 5। ओके, वो बोला भी है उसने ऑब्वियसली, मैं ऊपर ही, तो कन्ग्रुएंट टू, या ऐसे बोलेंगे आप, कन्ग्रुएंट टू मॉड p, या लिख दो p इज अ प्राइम ग्रेटर देन 5 गिवन। ओके, सो दिस implies p divides -1 -1। दिस implies ये किसके इक्वल है, 9 टाइम्स a के p-1। ठीक है, n इक्वल टू वो लिया है हमने, समझ में आ रही है ना बात? यस और नो? सिंस p इज अ प्राइम, p is a prime, so we conclude p divides 9 or p divides a के p-1। ओके, अब दूसरा बच्चों ये देखो, यहां पे लिख देना आप, तो वी है बिकॉज 10 और जीसीडी का प्राइम, मतलब 10 और p का जीसीडी 1 है। हाँ, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, मतलब जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है कि नहीं? तुम और बढ़िया करके लिख सकते हो, मैं तो सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर जैसे मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना ये सब, तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। या पहले सोचो कि ऐसे लिखेंगे करके, अभी ऐसे नहीं कि जब तुम वहां बैठे हो तो पूरा सोचने में समय गवा दो। हाँ, ये सॉल्यूशन पूरा ठीक है, मतलब इसमें कहीं वो नहीं है गलती। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ साइड में मेंशन कर दो, हमेशा साइड में प्लेस रखो इस तरीके का कि तुम रीजन साइड में एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा प्लेस रखो जब भी सॉल्यूशन लिखते हो ना साइड में, ताकि ऐसे करके फिर डाला जाए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर। सो ओके, बट this implies p divides ak p-1 since p is greater than 5, so p does not divides 9। okay, so now varying, यहाँ पे लिख देना हाँ आपका k क्या है, यहाँ पे आपने लिखा नहीं है ना k क्या है, k इज सम नेचुरल नंबर, वो लिखना जरूरी है। ठीक है, so now varying as k varies over natural numbers, we get infinitely many n's, we get infinitely many n's such that an is divisible by, अब ये गलती हो गई, एक्चुअली मैं क्या लिखना चाहता था, p डिवाइड से an लिख दिया, तो मैंने सोचा चलो बदल देता हूँ, फिर लिख देता हूँ an इज डिविजिबल बाई p। कभी कभी काटना जरूरी नहीं है, हाँ, क्या पता वही सही हो सकता हो टोटोलॉजिकल वे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो, चेक कर लो एक एक चीज। सोचना आसान है ना, कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको यूलर्स थ्योरम पता होनी चाहिए, ज्यादा तो बेसिक नंबर थ्योरी है ना। राइट, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही टीएफआर के रिटर्न में भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी रिटर्न दे रहे हैं आप सीएमआई के भी, उसमें आपने ऐसे ही सोचना है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे सोचा है। हाँ, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो वहां पे तुम्हारे दिमाग में ना आए, ठीक है, तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कोई नहीं लिख रहा है, कोई लिख भी रहा है तो कोई बात नहीं, एक आध ही होगा। ठीक है, समझे? जो भी करना है सही करना। चलो, तो अगले वाले में आते हैं। अब अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और दिवेश आया है। यस सर। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, इसका यही सॉल्यूशन है। ओके, शाबाश। तो ओके लेकिन सर। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, देखो, बासिला आई है।
चलो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा वो पहले सोचो, लिखेंगे बात की बात है, क्योंकि ये केवल इसमें देखो, इसमें सॉल्यूशन बताना मैंने बोला ना इनफ नहीं है। इसमें दो चीजें आपको बतानी है, एक तो थिंकिंग कि कैसे सोचना है, कैसे मैं सोचूंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे सोचना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि दूसरा बंदा दूसरी तरीके से सोच सकता है। ठीक है, मैं कैसे सोचूंगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा कैसे मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको लगे उससे भी अच्छा है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि यही करना है यही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको बोला क्या है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, आप सभी लोग मेरे साथ करो। G is a finite group with the property that any two non-trivial elements x and y, कोई भी दो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट ले लो, देयर एग्जिस्ट एन आउटोमॉर्फिज्म फाई ऑफ G such that कि x goes to y, मतलब फाई मैप्स x to y, प्रूव दैट G is abelian। तो सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आएगा ना, वो सोचेगा, आप सोचोगे कि यार एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स कैसे प्रूव करूं। सोचोगे या नहीं सोचोगे, मतलब मे भी हो सकता है ना ये, लेकिन उस तरीके से कोई हेल्प नहीं होने वाली। आप सोचोगे कि एक्स वाई लो, मे बी हो सकता है आप किसी तरीके से चले जाएं, बट सोचो कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स करना है, बट वो ज्यादा काम नहीं करेगा। फिर सोचो इसने बोला क्या है, कि कौन सा वो ग्रुप हो सकता है, ऐसे सोचो। क्या कि नॉन एबिलियन, मान लो कि क्या S3 हो सकता है, इसका मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नॉन एबिलियन ग्रुप आखिर? कि कोई भी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे नहीं भेज सकता। आप ऐसे सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल S3 क्यों नहीं हो सकता? S3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से कोई भी 2 साइकिल 3 साइकिल में तो कभी जा ही नहीं सकते ना किसी आइसोमॉर्फिज्म के अंदर, क्योंकि उनके ऑर्डर डिफरेंट है। ओ, ओके, इसका मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट तो जी में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक पी ऑर्डर का एलिमेंट है एक क्यू ऑर्डर का एलिमेंट है, तो एक्स कभी वाई पे नहीं जाएगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व्स ऑर्डर। तो यहां से पता लग रहा है कि जी फाइनाइट ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज पी टू द पावर आर होगा, पक्का। अब वो नॉन एबिलियन एबिलियन का फिर सोचते हैं, इतना तो पक्का है कि ऑर्डर ऑफ जी इज पी टू द पावर आर होगा। ओके, बट देन सेंटर वुड बी नॉन ट्रिवियल, राइट? यस और नो? समझ रहे हो तुम एक एक बात को समझते हुए आ रहे हो ना? देन सेंटर वुड बी नॉन ट्रिवियल। ओके, बट माई गोल इज टू सो दैट सेंटर तो फुल होगा ना। नॉन ट्रिवियल को कैसे फुल दिखाऊं? मुझे फिर से इसका यूज करना होगा। ओके, अगर कोई सेंटर में एलिमेंट होगा वो सेंटर के बाहर एलिमेंट में भी जा सकता है, तो फिर वो भी सेंटर का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब बाहर कोई होना नहीं चाहिए। ओके, सॉल्यूशन इज डन। इसका मतलब सेंटर सेंटर फुल है, जेड जी इक्वल टू जी, और सेंटर फुल है तो जी एबिलियन है, तो सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब मैं लिखूं इसको, तुम्हें समझ में आया? अगर कोई एक्स कम्यूट कर रहा है, सेंटर का एलिमेंट है, तो विथ एवरी एलिमेंट ये कम्यूट कर रहा है, तो इट मींस इसकी इमेज भी हर किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगी। हाँ, इट्स वेरी इजी अंडर होमोमॉर्फिज्म। जैसे देखो, होमोमॉर्फिज्म रेदर देखो, एक्स अगर किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, मान लो एक्स वाई इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लो, ओके। एक्स फिक्स एलिमेंट है, वाई फिक्स नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो उसकी इमेज भी हमेशा कम्यूट करती है, ओके। ये देख लो, 5x, फाइव वाई, एक्स फिक्स है, हाँ, वाई वेरी कर रहा है। अब ये y जैसे ही y करेगा तो 5y कहाँ वेरी करेगा? पूरे g में वेरी करेगा ना, क्योंकि g आइसोमॉर्फिज्म, अंडर होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, सॉरी, अंडर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आउटोमॉर्फिज्म में बोलिए ना, तो अगर आउटोमॉर्फिज्म हो तो पूरी सर्जेक्टिव होगी वो, तो ये 5y पूरा का पूरा ग्रुप होगा, इसका मतलब वो सेंटर में ही जाएगा, वो भी किसी हर किसी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इज इट ओके और नॉट? अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है, तो मुझे पता है कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा सॉल्यूशन कि मान लो जी के दो एलिमेंट नहीं हो सकते, बिकॉज मतलब जी का जो ऑर्डर है दो प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकता, तो पी और क्यू कोई दो प्राइम है, तो देन फिर ठीक है, फिर बीच में एक चीज मुझे यूज करनी पड़ेगी कि ऑर्डर ऑफ अ पी ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल। तो उसको वहां यूज करने के बजाय मैं सॉल्यूशन करते वक्त पहले लिखूंगा लेम्मा। लेम्मा लिखूंगा कि ऑर्डर ऑफ अ पी ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल, उस लेम्मा को प्रूव करूंगा, फिर मैं अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करूंगा। वो बीच में डायरेक्शन बदलती है, फिर कभी कोई चीज तुम उसको प्रूव करना चाहते हो ना, तो डायरेक्शन चेंज होती है, पहले उसको करो फिर करो, तो
ऐसे केस में क्या रहता है, अगर आपका प्रूफ ऐसे पार्ट्स में हो तो लेम्मा में लिख लेना चाहिए साइड। ऐसा तुमने बुक में भी देखा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन से ऐसे। सो अब देखो सॉल्यूशन। सो लेम्मा, मेरा सॉल्यूशन होगा एक लेम्मा से। ठीक है, लेम्मा क्या होगा? अब देखो, मैं ये करूँ, मान लो मैं सीधे सॉल्यूशन लिखूं। अब मैं यहां लिखूंगा लेम्मा। मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑर्डर ऑफ अ, सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज अ ग्रुप, वो पूरा लिखेंगे। हाँ, अब जैसे है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, सपोज जी इज अ पी ग्रुप। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ जी इज पी टू द पावर आर। आर बिलोंग्स टू, आर इज सम नेचुरल नंबर। ओके, नंबर, या आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे करके लिख दो। देन ऑर्डर ऑफ जेड जी, या आप बोल सकते हो कि जेड जी कैन नॉट बी आइडेंटिटी। तो इसका प्रूफ किस किस को आता है? नहीं आता है तो फिर वहां ज्यादा टाइम वो मत करना, डायरेक्ट सीधे इसको लिख देना और यूज कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ओके, वी हैव द क्लास इक्वेशन ऑफ जी, द क्लास इक्वेशन ऑफ जी। अब ये मत बोलना कि ये आपके दिमाग में कैसे आएगी, क्लास इक्वेशन कैसे लिखूं। ये क्वेश्चन तो नहीं है तुम्हारा? है तो बता दो, मैं उत्तर देता हूँ। इसका प्रूफ ऐसे ही होता है, मतलब ऑलरेडी पी ग्रुप अगर आप पढ़ोगे तो ये फैक्ट जरूर पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता आप इसको ना पढ़ो। ठीक है, द क्लास इक्वेशन क्या होती है? क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी, फिर आता है सम ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन ए। एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या लिखनी पड़ेगी? समीशन रन्स ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेसी क्लास। ठीक है, एक बार लिखना है बस, और इसको डैश लिख दो ऊपर से अगर तुम चाहते हो तो। ठीक है, बस इतना लिखना इनफ है। ठीक है, अब वी वांट टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज क्या है? नॉन ट्रिवियल है। तो यहां पे बोलना ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी इंप्लाइज, बड़ा आसान है इसका प्रूफ। ओके, जेड जी इंप्लाइज एन ए इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, राइट? सो ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन ए, ये क्या होगा? पी टू दी पावर के होगा, और के क्या होगा जी? आर से स्ट्रिक्टली छोटा, राइट? और एंड ये, समझ गए कि नहीं? इफ दिस समीशन इज नॉन एम्प्टी, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं। इफ कोई ए है, क्या पता समीशन एम्प्टी हो ना। सो वैसे एम, हाँ राइट, एम्प्टी हो। सो नाउ वी हैव, नाउ इफ जेड जी नॉट इक्वल टू जी, देन ऑर्डर ऑफ, हाँ अगर ऐसा जरूरी नहीं है एक्चुअली, एम्प्टी हो तो वो जीरो आएगा ना। नाउ ऑर्डर ऑफ जी माइनस वो सम एन ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी। ओके, एंड ये साइड पूरा मल्टीपल है पी का। अब वो क्यों है, क्या है, वो सब लिख देना आप लोग, ठीक है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपको आता है, रिपीट करना ठीक नहीं है। ओके, ठीक है।
अब आगे की चीज लिख दोगे, समझ गए ना? क्योंकि इसमें ये भी p का मल्टीपल है, ये भी p का मल्टीपल है, तो p बाहर लिया जा सकता है। ओके, p इनटू सम मल्टीपल ऑफ समथिंग, ठीक है ना? तो इसका मतलब सेंटर ट्रिवियल नहीं है। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन में। अगर तुम चाहो तो इसको कर लेना, हाँ, प्रूफ, मतलब ये कोई बहुत बड़ा, इट्स नॉट अ बिग डील, छोटा सा प्रूफ है। सो देखो, नाउ सॉल्यूशन यहां पे लिखो। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हाँ, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम लिख देना ऐसे। तो अब क्लेम, पहला क्लेम क्या है? ऑर्डर ऑफ जी इज p टू द पावर r और सम प्राइम p एंड नेचुरल नंबर, वो डॉट 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 लिख लो, ठीक है? इफ नॉट, if not G is a finite group, huh? If not, then G is a finite group. There exist two primes P and Q, different primes dividing order of G. Okay, so by Cauchy theorem, ये प्रूफ नहीं करनी है, हाँ, by Cauchy's theorem there exists a comma b of order a comma b such that order of a, या x comma y लिखो, ऊपर दिया है ना x comma y, सो ए कॉमा बी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, ये बोला एक्स कॉमा वाई सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज पी एंड ऑर्डर ऑफ वाई इज क्यू। सो बाय गिवन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट, तुम्हें सब समझ आ रहा है ना? मैं सॉल्यूशन पहले ही समझा चुका हूं, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना? हाँ, मुझे बताना, ठीक है? देयर एग्जिस्ट फाई बिलोंग्स टू ऑड जी सच दैट फाई एक्स इक्वल टू वाई, बट automorphism preserves orders. This is a contradiction. Okay, preserves orders. So this is a contradiction. So this is not possible. So this cannot happen. ऐसे बोलो, cannot happen या contradiction, जो भी आपको बोलना है, ठीक है? So which proves the claim? ठीक है, आगे लिखो which proves the claim. Now इसलिए by above lemma, ऐसे दूसरी पेन यूज कर सकते हो तो कर लो, by above lemma center of zg, सो बाई अबव लेम्मा ऐसे लिखो, सिर्फ जो हमें चाहिए वो लिखो। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड जी सच दैट, या ऐसे लिखो कि नॉन ट्रिवियल एक्स, ओके, मतलब आइडेंटिटी निकाल दो इसमें से, ठीक है? एंड बाई गिवन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट ऑफ फाई बिलोंग्स टू ऑड जी सच दैट फाई एक्स इक्वल टू वाई फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू जी बट आइडेंटिटी नहीं, ठीक है? ये समझ में आया? ओके, तो since x commutes with, since xy equal to, अच्छा, फॉर ईच एनी वाई लिखा है ना, तो इसको फाइव वाई लिख दें हम, क्योंकि वाई पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यस और नो? तो वाई सिंस
इसलिए अब इसमें y इंप्लाई करो, ठीक है, मतलब 5y वो करो, मतलब वो दिखा भी दे रहा हूं मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहें तो, मतलब दोनों साइड पे 5 वो करो। ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ, हेंस वाई कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट। बट कर देने में कोई कुछ नहीं जाता, ये चीज बहुत जल्दी हो सकती है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ओके, ये बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। मतलब सॉल्यूशन सोचने के बाद आप 6-7 मिनट में ये लिख सकते हो। 2 घंटे होते हैं तो इसका मतलब 8 प्रॉब्लम है आपके पास, रफली हर किसी प्रॉब्लम के लिए आपके पास 12-12 मिनट है, मान सकते हैं ना, 12.120 नहीं और भी ज्यादा है, कितने, लगभग 13, 13 × 104, 14 मान सकता हूँ, 14 × 100 कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, हाँ 112 ही होगा, हाँ 15 × 120 ना, हाँ 15 मिनट है, सॉरी, कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पहले 15 ही बोल रहा था। 15 × 120 तो 15 मिनट है, तो काफी है ना, मतलब 15 मिनट, ये तो सॉल्यूशन तो 10 मिनट में लिखा जा सकता है ना सोचने के बाद, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, और 8 की 8 मैंने नहीं बोला ना, अगर आप 5 प्रो, इसकी मेरिट कितनी थी अरित्रा? इसकी टोटल आई थिंक 60 समथिंग था, 60 या 70 समथिंग। इसकी 60 थी? नहीं नहीं, मतलब दो पेपर मिला के, पहला पेपर का अलग कट ऑफ था, फिर हाँ, सेकंड कट ऑफ था, दोनों का मिला के। तो दोनों का पहला का तुम बता रहे थे 32-34 के हाँ हाँ अराउंड थे, हाँ तो हाँ। इसका इसका मतलब हो गई 26 के अराउंड, हम्म। तो इसका मतलब 2-3 क्वेश्चन एवरेज, हाँ अगर 3 क्वेश्चन के ऐसे सॉल्यूशन हो तो बच्चों, बट मैं ये नहीं कह रहा 3 ही करने हैं, आई एम सेइंग कि ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ठीक है, 5 अगर सही से कर दो तो देखो। सो ये तो आप अलजेब्रा इतनी की होगी तो ये तो काफी आसानी से कर लोगे, तो 5x इक्वल टू वही हो गया, अब आगे का तुम लिख लोगे, मतलब मैंने सॉल्यूशन करके दे दिया है आपको, ओके। सो सिंस सिंस 5y इज सर्जेक्टिव, सो y commutes with every element, तो कोई भी नॉन ट्रिवियल एलिमेंट सेंटर में आ गया, इसलिए 10 g इक्वल टू जेड जी, ओके, और आप जानते हो जेड जी कब होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव डन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम सही से कर ली ना, सही से लिखना भी सीख लिया, ये सभी प्रॉब्लम के लिए सीख लो, हाँ, इसको ये मत समझना कि ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम की कर रहे हैं, तुम लोग टैग लगाते हो, टैग लगाना जानते हो? जानते हो यार, टैग माने जानते हो, ये नेट की प्रॉब्लम है, ये आईएसआई की प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि आईएसआई का कोर्स कब से चल रहा है, सीएमआई का कोर्स कब से चल रहा है, फलाना कोर्स कब से चल रहा है, अरे टैग क्यों लगा रहे हो, तुम ये बोलो ना मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट हो रही है, ग्रुप कब से स्टार्ट हो रही है, अलजेब्रा होगी तो फिर ऐसे होगी कि सब जगह तुम करो, ऐसे थोड़ी होगी कि यार नेट का ही करना है, ऐसे देखो कोई नेट का हमारा उद्देश्य थोड़ी है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने कोई भी एग्जाम टारगेट नहीं किया था, सही में मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम नहीं, नेट का मुझे बताया था, बट मैंने नेट क्वालिफाई करना था ना, एनजीआरएफ भी नहीं, ठीक है, मैंने नेट में ऐसे सीखा कि नेट जीआरएफ भी किया, टीएफआर भी किया, गेट भी किया, एनरिचमेंट भी किया, और अब आपको करा भी रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको भी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे, अगर तुम नहीं भी होते तो भी मैं कर रहा होता, कोई शक नहीं है उसमें, नो डाउट, कई बार तुम नहीं भी होते और मैं कर रहा होता, और मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि और मतलब ऐसे कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कई बार, अब आप कहोगे कि कोई सामने नहीं है तो एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मतलब इससे भी क्या फर्क है कि तुम सामने भी हो तो क्या जरूरत है, मतलब जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आई, राइट, मतलब मुझे आया कि मेरे दो चीज रहती हैं, कोई सॉल्यूशन मेरे समझ में आया, मुझे आ गया, लेकिन मुझे दूसरे को कैसे समझाना है, वो भी मैं उसी साथ करता हूँ, ठीक है। चलो तुम ऐसा करो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तुम आज पता चल रहा है कि तैयारी करने के बजाय शाम को बिस्तर में बुदबुदा रहे हो, और कोई तुम्हारा कोई घर से आएगा, नहीं क्या चल रहा है बाबा, क्या चक्कर हो है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो काम जरूरी है, ऐसा थोड़ी नहीं है हर समय नहीं है, जैसे मान लो मेरे सामने अभी बोर्ड पड़ा है तो मैं भी बोर्ड में जा सकता हूँ और उसको लिख सकता हूँ, और बोल भी सकता हूँ कि इसको ऐसे बोला जा सकता है, और वो बोलना मन के भीतर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मन के भीतर तो सारे बोलते हैं, चलो सॉल्यूशन हो गया, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। सो अब लास्ट प्रॉब्लम,
लास्ट प्रॉब्लम किस बारे में है? अच्छा, ये तो आसान है। नहीं, अभी करने के बाद तुम्हें सारी आसानी मालूम पड़ रही होंगी ना, ऐसे होता है ना। एक बार मैंने कर दी तो आहा, आसान है। लेकिन कुछ बच्चे शिकायत करते हैं ऐसे कि सर वो फिर आसानी लगती है, पहले पता नहीं क्या होता है। तो अभी चलो इसको ऐसे ही सोचते हैं कि आसान, मतलब मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है, मैं सोचना सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो, 8वां प्रॉब्लम, नेचुरल नंबर कंसीडर द पॉलिनोमियल, क्या बोला है? सपोज एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल इन जेड एक्स। जब प्राइम होता है, आपको ऑलरेडी पता है इरेड्यूसिबल कैसे शो करते हैं, वो मुझे सोचना सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है तो होना चाहिए पता, ठीक है। मुझे ये बताना है कि जब एन प्राइम नहीं होगा तो क्यों ये रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले कोस आपको मैं सॉल्यूशन भी डायरेक्ट लिखता रहता हूँ, इसमें बहुत खास नहीं है, मतलब जैसे मैंने ऊपर वाली प्रॉब्लम में आपको बताया। सो सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1 + x+ प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n-1, ये जेड एक्स की पॉलिनोमियल आपको दी गई है। आपको बोला कि n प्राइम ना हो तो इसको रिड्यूसिबल शो करो, ठीक है। यही है ना, n प्राइम ना हो तो रिड्यूसिबल दिखाना है। n प्राइम होगा तो इरिड्यूसिबल दिखाना हम जानते हैं, वो हम कर लेंगे, पहले इसकी सोचते हैं। सपोज n इज नॉट प्राइम, पहले n की एंट्री कराओ यहाँ। तुमने करा ली होगी, अभी मुझे पता है क्योंकि ऊपर भी करा रखी है तुमने इसमें ना, करा ली है ना, तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इस वाली प्रॉब्लम में कराई थी। सो तो अब देखो, पहले एन की एंट्री कैसे कराएंगे, फिर प्राइमलिटी यूज की, ठीक है। ये होता है एक्स की पावर n-1 ओवर x-1, होता है कि नहीं होता है? नाउ यस, सब केस वन, केस वन नहीं, इफ n इज प्राइम, n इज नॉट प्राइम, ठीक है, n इज नॉट प्राइम, देयर एग्जिस्ट r कॉमा s सच दैट, n को आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, एंड ये दोनों क्या होंगे, 1 से स्ट्रिक्टली बड़े होंगे लेकिन n से स्ट्रिक्टली छोटे भी होंगे। यस और नो? यहाँ पे लिख देना चाहिए, कहाँ, नेचुरल नंबर्स सच दैट, पूरा एक एक चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, सामने वाला नंबर नहीं काटे हमारे, ठीक है। उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है हमसे, नंबर काट देगा, इसको थोड़ा सा दूर लिख दो, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख दो। ध्यान रखना, मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वन बीच में कॉमा नहीं है तो या तो कॉमा लगाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो फिर RS1 साथ भी मालूम पड़ सकते हैं, आपकी उस पर डिपेंड करता है, वो जो आपकी बुकलेट है उस पर लिख रहे हैं। लिखने में एक एक चीज ध्यान रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे जैसे ऐसे लिखते हो आप, एक बात बता रहा हूँ, ऐसे को क्या लिखा जाता है, ये कभी नहीं लिखा जाता, उससे कंफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि अब ये कौन बताएगा कि ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है या साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसके लिए हमने क्या चुना, हमने बोला हम ये करेंगे, अगर जब साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ रखेंगे स्क्वायर, इससे पता चल जाएगा कि इसका है, और जब यहाँ लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि ये साइन एक्स है ना। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब आप और चीजों में इसको रिलेट करो, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट जब आप सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिखते हैं, वो बहुत सामने वाला चेक कर रहा है तो उसे समझ में आना चाहिए, उसे नहीं पता, तो तुम्हारा दोस्त नहीं है वो कि तुम्हें रोज देख रहा है, या मैं नहीं हूं कि तुम्हें पता है, तुम मेरे सामने को सर नहीं ना, मेरा मतलब तो ये था कि यहाँ पे ऐसे, अच्छा मैं बोलूंगा ठीक है, तो वहां ऐसे थोड़ी होगा। चलो, सो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, RS-1 ओवर x-1, ठीक है। अब ये RS है तो इसको यहां से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा लिख, अब तुम्हारे दिमाग में भी आ गया होगा, x की पावर s, 1 की पावर s, ठीक है, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, राइट। तो ये फिर x-1 इंटू क्या आएगा, बताओ, बता नहीं रहे हो भाई तुम।
ठीक लिख रहा हूँ ना मैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ऐसे लिखता हूँ, 1+x+डॉट एक्स की पावर आर, ये सारी एक्स की पावर आर आएंगी, हाँ, एस माइनस। ये सबको समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे बता दो ये वाला स्टेप। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं आया फिर भी पूछो, ठीक है। तो फिर वो x-1 कैंसिल हो गया, तो 1+x+ डॉट 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 एक्स की पावर r-1, 1+x की पावर r डॉट 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 एक्स की पावर r s-1, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस हो गया, ये नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन है, हाँ। r-1 जीरो नहीं है, ये r-1 जीरो नहीं है, s-1 भी जीरो नहीं है, ओके। चाहो तो कोष्टक में लिख दो। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए ना, वी हैव फाउंड अ नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन, खाली लिख दिया उससे थोड़ी होगा, ओके।